2018 में इंडिया को एक ऐसी वन टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी जिससे हम अपनी पॉवर्टी हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते थे। शायद आपको अभी ये सुन के लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मगर ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी 1964 में जापान को मिली थी, 1987 में रिपब्लिक ऑफ कोरिया को मिली थी और 1994 में चाइना को मिली थी। और आज ये कंट्रीज कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं। चाइना की जीडीपी हमसे 4 गुना ज़्यादा बढ़ी है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। अब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो किसी भी देश में अगर वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वर्किंग पॉपुलेशन होता है तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और इकोनॉमिक बूम होता है, जिसकी वजह से वहाँ का पर कैपिटा इनकम, हेल्थ केयर, एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जिसकी वजह से सोसाइटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो अपने आप बढ़ जाता है। अब इंडिया के लिए ये एक मेक और ब्रेक सिचुएशन है। अगर हमने इसका फ़ायदा उठा लिया तो हम जापान जैसे या रिपब्लिक ऑफ कोरिया जैसे बन सकते हैं, और अगर इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए तो फिर तो पाकिस्तान तो है ही हमारे पास रैंकिंग कंपेयर करने के लिए और वर्ल्ड कप में हराने के लिए। मगर इंडिया में इस डिविडेंड का फ़ायदा उठाना इतना आसान नहीं है। कोरोना वायरस के पहले से ही इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी नीचे थी और इस पैंडमिक के बाद से और भी ज़्यादा गिर चुकी है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। कई इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि ये डिविडेंड एक डिज़ास्टर बन सकता है इंडिया के लिए और समाज में एक अशांति फैला सकता है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इंडिया अपनी यूथ को खो रहा है और किस तरीके से इस वन टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहा है। इंडिया की लगभग 62% पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी 15 से लेकर 59 ईयर्स के बीच की। आज हमारी मीडियन एज 28 ईयर्स है, वहीं यूएस और यूरोप की 45 ईयर्स है और चाइना की 37 ईयर्स है, जो कि ये दिखाता है कि हम एक यंग कंट्री हैं, जिसकी वजह से हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन यानी बच्चे और बूढ़ों की संख्या काफ़ी कम है, जो कि हमें 37 ईयर्स का एक टाइम देता है जहां हम अपनी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी लेबर फोर्स में इंक्रीज होगा, वुमेन के लिए नई जॉब्स क्रिएट होंगे और एक मिडिल क्लास बढ़ेगा, यानी कि एक एस्पिरेशनल सोसाइटी बढ़ेगी, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई बार अपनी स्पीच में किया है। ये डेटा साफ साफ ये दिखाता है कि सारे के सारे एडवांटेजेस हमारे फेवर में हैं। फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम ये डिविडेंड अचीव नहीं कर पा रहे हैं? हर इंडियन स्टेट में नेचुरल रिसोर्सेज या ट्रेडिशनल मार्केट को लेकर कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के लिए ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने में बार बार फेल हो रही है। आज की दुनिया एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स या फिर टेलीकॉम, जिसके लिए एक स्किल लेबर की ज़रूरत है। इंडिया में लोग लिटरेट तो हैं, मगर उन जॉब्स के लिए जिन स्किल्स की ज़रूरत है वो स्किल्स लोगों के पास नहीं है, जिसकी वजह से युवाओं में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक डेटा की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि साल 2017-18 में 55 लाख न्यू जॉब्स जनरेट हुई, जहां 80 लाख से भी ज़्यादा युवाओं ने इस मार्केट में प्रवेश किया। और कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद से चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो गई हैं। आज चाइना इसलिए चाइना है क्योंकि उन्होंने हर साल 9 से 10% के दर से बढ़ोतरी की और 30 साल में अपनी पॉवर्टी इरेडिकेट कर दी। 1979 में इंडिया और चाइना का सेम पर कैपिटा इनकम था, पर आज उनकी इकोनॉमी हमसे 4.5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ी है। अगर इंडिया को अपनी इकोनॉमी को स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्म करना है तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ाने से नहीं होगा। सबसे बड़ा चैलेंज है वर्कफोर्स का और आउटपुट को शिफ्ट करना, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ और इंडस्ट्री से सर्विसेज की तरफ। लेकिन इसके लिए इंडिया के सामने चार सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जिसको उन्हें टैकल करना होगा। पहला है नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स। हम पहले से ही दुनिया की सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेशन है और इस पैंडेमिक के बाद से एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण है रिवर्स माइग्रेशन। 2004-2005 से लेकर 2011-12 के बीच में 75 लाख से भी ज़्यादा नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब्स क्रिएट हुई, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ दिया था। बिहार, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड जैसे राज्यों में जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है मगर एम्प्लॉयमेंट कम है, वहाँ के लोग दूसरे स्टेट्स में जॉब के लिए माइग्रेट करने लगे थे, जिसकी वजह से उन स्टेट्स में भी रूरल वेजेस काफ़ी बढ़ गए थे। मगर कोविड-19 के बाद से आज वापस लोग अपने स्टेट्स में जाने लगे हैं और एग्रीकल्चर में काम करने लगे हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनरेगा पर निर्भर हैं। मगर मनरेगा में उतने ही पैसे मिलते हैं जिनसे पेट भरा जा सके या सर्वाइवल हो सके। इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि सेविंग्स हो सके या फिर एजुकेशन में पैसा लगाया जा सके। इंडिया में आज ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के सेक्टर में जॉब्स क्रिएट हों, क्योंकि इंडिया में हर साल बहुत तेज़ी से लेबर फोर्स बढ़ रहा है और इस डिविडेंड का फ़ायदा तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब्स क्रिएट होंगी, क्योंकि इन सेक्टर की जॉब्स जो होती हैं वो हायर पे इनकम की होती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा सेविंग्स हो सकती है, कंजम्पशन ज़्यादा होगा, जिसका फ़ायदा जीडीपी की ग्रोथ में होगा और पॉवर्टी रिडक्शन होगा। इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हर लेवल के लिए है, मगर इशू है उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का। हमें क्लासरूम्स में जो पढ़ाया जाता है और जॉब्स के लिए जिन स्किल्स की ज़रूरत है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से एक स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोड्यूस नहीं हो पाता है और इंडिया की इकोनॉमी में अनस्किल्ड लेबर एक बहुत बड़ा इशू है। शायद कल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद इंडिया की एजुकेशन में काफ़ी चेंजेस हों, क्योंकि इसमें ऐसे नए स्ट्रक्चर्स ऐड किए गए हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि टीवीईटी, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये एक न्यू एज लर्निंग के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा बन सकता है। इसमें उन स्किल्स को सिखाया जाता है जिनकी जॉब्स में ज़रूरत है। जैसे कि साउथ कोरिया में क्लास 9th के बाद आप अपनी ट्रेडिशनल लर्निंग छोड़कर इन टीवीईटी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप उन स्किल्स को एक्वायर कर सकते हैं जिनकी ज़रूरत आपको उस जॉब या फिर बिजनेस के लिए है। मगर देखने वाली बात ये होगी कि गवर्नमेंट इस टारगेट पे कितना कमिटमेंट देती है। इंडिया में जीडीपी का सिर्फ 3% एजुकेशन पर खर्चा होता है, जहां पर इसका टारगेट 6% है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। टीचर्स की जो टीचिंग क्वालिटी है वो अप टू डेट नहीं है, ताकि स्टूडेंट्स की स्किल्स को इम्प्रूव करा जा सके, जो कि यूथ के एम्प्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी कंट्री को एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। साउथ कोरिया, इसराइल जैसी कंट्री अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। साउथ कोरिया की जीडीपी का 4% से भी ज़्यादा हिस्सा वहाँ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जाता है। आप जितना भी एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहें, बिना आर&डी के आप एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते हैं, और इंडिया रिसर्च में बहुत पीछे है। स्पेस साइंस के अलावा इंडिया रिसर्च में बहुत कम इन्वेस्ट करता है। इंडिया की जीडीपी का 1% से भी कम इन्वेस्टमेंट हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जाता है। ऐसे में रिसर्च पर फोकस नहीं होता है, पेटेंट्स नहीं आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसर्च की फील्ड में नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हमें टेक्नोलॉजी अक्सर आउटसोर्स करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज से। इंडिया को अगर एक टेक्नोलॉजिकल कंट्री बनना है, अपने आप को डेवलप करना है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हम खुद अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज बना सकें। चौथा और आखिरी चैलेंज है हेल्थ केयर। इंडिया में अगर आप हेल्थ केयर को देखें तो इसकी अलग अलग पिक्चर्स हैं। अगर आप अर्बन इंडिया में जाएं तो वहाँ पर हाईटेक हेल्थ केयर है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। वहीं अगर आप रूरल इंडिया में जाएं तो वहाँ के क्लिनिक्स में डॉक्टर्स तक नहीं हैं। इंडिया अपनी हेल्थ केयर में जीडीपी का 1.2% खर्चा करता है, जो कि बहुत कम है। डॉक्टर्स का ना होना, हॉस्पिटल में बेड्स का ना होना, ऑक्सीजन की सप्लाई ना होना, हेल्थ केयर का इतना महंगा होना इंडिया में एक आम बात है। पैंडेमिक के बाद हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इंडिया में हेल्थ को लेकर लोगों में अवेयरनेस ना होना इंडिया को सोशली और इकोनॉमिकली पीछे ढकेल रहा है। इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने महंगे हैं कि लास्ट ईयर के एक रिपोर्ट के हिसाब से 25% से भी ज़्यादा फार्मर्स पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं अपने हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस को लेकर। हेल्थ केयर के अच्छे होने का फ़ायदा ये होता है कि वुमेन हेल्थ बेटर होती है, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट आता है, फर्टिलिटी रेट कम होता है, मोर्टेलिटी रेट बेहतर होता है, जिससे कि जो इंडिया का यूथ है, जो चिल्ड्रन है, वो बेहतर तरीके से बड़े होते हैं, हेल्दी ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में भी एक इफेक्ट पड़ता है। आज बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट का फोकस
इकोनॉमी की तरफ हो। हमेशा हमारे पॉलिटिशियंस 5 ईयर इलेक्शन साइकिल में फंसे रहते हैं और आने वाले इलेक्शंस पर ध्यान देते हैं। ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो इंडिया के फ्यूचर को लेकर। हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो कि हमारे पॉलिटिशियंस को सर्व करते हैं, उन्हें भी ये ज़रूरत है कि इस सिचुएशन को बहुत सीरियसली टैकल करें। कोरोना वायरस के पैंडमिक के बाद लॉकडाउन लगाने के बाद भी केसेस कम नहीं हो पाए थे, जो कि ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स इनएफिशिएंट थे केसेस को कंट्रोल करने में। अगर आने वाले सालों में हमारी जनरलिस्ट ब्यूरोक्रेसी को एक स्पेशलिस्ट ब्यूरोक्रेसी नहीं बनाया गया, तो हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का कभी भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। पैंडमिक के पहले ही जहां मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में इतनी जॉब्स लूज हो रही थी, अब वहां पे क्या हालत है इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। हमारा सबसे बड़ा फेलियर है ये रिकॉग्नाइज करने में कि हमारे आसपास की ही कंट्रीज़, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और चाइना ने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का कितना फ़ायदा उठाया है। उन्होंने हमें ये दिखाया है कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे अचीव किया जा सकता है, और हम इसे रिकॉग्नाइज करने में बार बार फेल हो रहे हैं जहां हम उनसे ये चीज़ सीख सकते थे। हमारी गवर्नमेंट करंट सिचुएशन को लेकर डिसीजन लेती है जो कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बहुत इफेक्ट करता है। ये ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि लॉन्ग टर्म प्लान करे और सिर्फ 5 साल का इलेक्शन का ना सोचे, और ये सोचे कि आगे आने वाले फ्यूचर में इंडिया के लिए क्या बेहतर है। इस पैंडमिक के बाद अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो भी देखें तो हमारी इकोनॉमी जो 2019-20 में थी, उस स्टेट में वापस आने में लगभग 3 साल का टाइम लगेगा, जिसका मतलब है 2023 तक हम वापस उस स्टेट में नहीं आ सकेंगे जिसमें हम पैंडमिक के पहले थे। जिसका मतलब है हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के 3 साल खो चुके हैं। अगर आने वाले टाइम में सही डिसीजन और सही प्लानिंग नहीं की गई, तो जिस तरीके से पास्ट में इंडिया पॉवर्टी, बुरा हेल्थ केयर, मैल न्यूट्रिशन में बड़ा हुआ है, वैसे आने वाली जनरेशन भी इसी पॉवर्टी के साथ बड़ी होंगी। 2040 तक इंडिया एक एजिंग सोसाइटी हो जाएगी और हमारा जो मीडियन एज है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिसके चलते हमें हमारा जो इकोनॉमिक एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाएगा ओल्ड एज को संभालने के लिए। अब ऐसे में ये डिसीज़न लेना ज़रूरी है कि क्या हम सेम स्टेट में एक डेवलपिंग कंट्री रहना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम तक, या फिर इस वन टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके एक डेवलप्ड और रिच कंट्री बनना चाहते हैं।